Hey, dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड द कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी और फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है ना। सीक्वेंस ऑफ अ लिमिट, तो जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन का कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सेम ऐसा ही हमारे पास बस फंक्शन की जगह पे क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है, तो वो क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कन्वर्जेंट वाले कॉन्सेप्ट को और लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को, इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एक्स एन सीक्वेंस है, ओके, हमारे पास कोई सीक्वेंस एक्स एन है, ये सीक्वेंस अगर हम इस n को टेंड करा दे इन्फिनिटी की ओर, तो n को कहाँ टेंड करा दे, इन्फिनिटी की ओर, देन हमें ये एक्स एन जो है किसी पर्टिकुलर फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू की ओर टेंड करता है, देन वी से दैट द सीक्वेंस एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी। जैसे कुछ लोग हिंदी मीडियम के हों तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी अनुक्रम। तो अभिसारी अनुक्रम यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या था कि फंक्शन सीक्वेंस जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट, यूनिक पॉइंट की ओर टेंड करता है। ओके, तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे रहेगा कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कैसा सीक्वेंस है, एक्स एन कोई सीक्वेंस है, तो हम इस सीक्वेंस एक्स एन को, सीक्वेंस एक्स एन सेट टू टेंड टू द लिमिट एल एज n tends to infinity if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that modulus of xn minus l is less than epsilon for every n greater than or equals to n naught। ठीक है, ये n naught से ग्रेटर देन हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या हो, एक्स एन और एल के बीच का जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, देन वी से दैट एक्स एन टेंडिंग टू द लिमिट एल। ऐसा ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई सा भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का ये हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास कोई पॉइंट, कोई नंबर है एन नॉट, यहाँ पे एन नॉट यहाँ पे आता है, ठीक है, इस प्लेस पे एन नॉट आता है। ठीक है, कन्वर्जेंट वाले कॉन्सेप्ट को भी यहीं समझते चलते हैं। इस एन नॉट यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक है, मीन्स दैट कि हम एन नॉट के पहले रहते हैं, तो जो सीक्वेंस की हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो रेंडमली कहीं पे भी इधर 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 ऐसे हमें एन नॉट की वैल्यूज़ मिल गई है। लेकिन जैसे हम एन नॉट से ग्रेटर देन आए तो हमें क्या मिले, हमें कोई पॉइंट एल मिल रहा है, जो कि अगर हम इसको कन्वर्जेंट से जोड़ें तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इस एन नॉट से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर ये क्या हो जाए, कन्वर्ज करता चला जाए। मतलब अब इसके बाहर हम वैल्यूज़ को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें जो भी एन पुट करना है एन नॉट से ग्रेटर देन, उसके लिए एक्स एन की जो वैल्यूज़ हैं वो जो है धीरे 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 करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जाने लग जाए। ठीक है, जैसे यहाँ रेंडमली कहीं पे भी एन नॉट के पहले रेंडमली कहीं पे भी हमें वैल्यूज़ मिल रही थी, अगर ये वैल्यूज़ हमें इन्हीं के बीच में कहीं मिलने लगती हैं, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चली जाती, देन वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट एल है, अब हम एन नॉट से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये एल और जहाँ पे भी एक्स एन, मान लो ये एक्स एन है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी,
आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है जिसके लिए एक्स एन और एल के बीच का जो डिफरेंस है एन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, ध्यान रखना है एन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, एन नॉट से बड़ी वैल्यूज़ के लिए एक्स एन और एल के बीच का डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, देन वी से दैट एक्स एन इज टेंडिंग टू लिमिट एल। ओके, अब ये मॉडुलस वाली बात है, तो मॉडुलस वाली बात को हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है कि एक्स एन जो रहेगा ग्रेटर देन रहेगा एल माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन रहेगा एल प्लस एप्सिलॉन से। और हम इसी चीज़ को ऐसा लिखते हैं कि लिमिट एक्स एन इक्वल्स टू एल मीन्स दैट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज टेंडिंग टू एल, ये मीनिंग होता है लिमिट का। ओके, देन उसके बाद हम यही बोलेंगे कि एल क्या है, लिमिट है। इन दिस कंडीशन एक्स एन इज सेट टू द कन्वर्जेंट सीक्वेंस विथ एल एज लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट, ठीक है। अब मान लो कोई सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, एक्स एन सीक्वेंस है, ये एल पॉइंट की ओर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस एक्स एन जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और यहाँ ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एल लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है। जैसे हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था कैसा, 1/n। अब 1/n में n को आप इन्फिनिटी टेंड कराओ तो 1/infinity मीन्स दैट 0। तो 1/n का जो लिमिट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, लिमिट क्या हो गया, सॉरी लिमिट, हाँ लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास जो सीक्वेंस रहेंगे वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर कहाँ टेंड हो रहा है उसे ही बोलेंगे उसका लिमिट, ठीक है। अब लिमिट हमने समझ लिया है तो लिमिट पर बेस्ड थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरी सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट इफ़ एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वह यूनिक रहेगी, इसलिए इस थ्योरम को नाम दिया गया यूनिकनेस थ्योरम, है ना। यानी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस का तो वो यूनिक होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हमें कहीं पे यूनिकनेस शो करना होता है कि कोई चीज़ यूनिक है, देन हम क्या करते हैं, हम दो अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों को बोल देते हैं इक्वल है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, एक्स एन एक सीक्वेंस है जो कि कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम लेट अज्यूम कर लेते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो, लेट इफ पॉसिबल L1 and L2 where L1 is not equals to L2 be two limits of xn, है ना। हमने अज्यूम कर लिया कि L1 और L2 दो लिमिट है, अगर पॉसिबल हो ऐसा तो। अब अगर दो लिमिट होगी तो क्या होगा, अगर हम लिमिट x मतलब अगर लिमिट L1 सीक्वेंस की लिमिट होगी तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, क्या डेफिनेशन पड़ी लिमिट की, फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ऐसी ही पड़ी ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नॉट, हमारे पास एक एप्सिलॉन नॉट होता है, सो दैट एक्स एन माइनस एल का लिमिट क्या होता है, एक्स एन माइनस एल का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। ओके, तो सेम ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे भी नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एक्स एन की लिमिट L1 है तो क्या होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m1 सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। अपनी सुविधा के लिए अभी बाद में समझ में आएगा इसको अपॉन 2 क्यों किया, ठीक है। एप्सिलॉन तो ऐसे कोई सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स दैट और भी छोटा कर दिया, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से। और ये कब के लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नॉट, m1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये अज्यूम कर लें कि सीक्वेंस एक्शन का लिमिट जो है वो L2 है, अब अगर L2 लिमिट एज्यूम करेंगे सेम विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट,
for each epsilon greater than 0 there exists a पॉजिटिव नंबर m2। n लिखा है या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, xn माइनस L2 का मॉडुलस जो है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m2। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं इफ़ m, एक m नंबर अज्यूम कर लेते हैं जो कि m1 और m2 का मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर m का मैक्सिमम m से मैक्सिमम है ना, तो वो इसका मतलब m1 से भी मैक्सिमम रहेगा, है ना। सॉरी, अगर कोई नंबर m1 और m2 का मैक्सिमम है, यानी m1 और m2 में से कोई एक तो मैक्सिमम बड़ा रहेगा ही सही। तो अगर कोई नंबर मैक्सिमम से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है तो मतलब मिनिमम से भी रहेगा। मतलब m1 मान लो छोटा है, m2 क्या है, बड़ा है। तो कोई नंबर अगर m2 से बड़ा है मीन्स दैट वो m1 से भी बड़ा होगा। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं, है ना, इस m के रिगार्डिंग। तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ xn माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मॉडुलस ऑफ xn माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m, है ना। m को क्या कर लिया हमने, मैक्सिमम मान लिया है। तो हर एक n ग्रेटर देन m के लिए हमें ये इक्वेशन मिलेगा, क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ xn माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और मॉडुलस ऑफ xn माइनस L2 इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ओके, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम फिर से स्टार्ट कर देते L1 माइनस L2 के मॉडुलस से। अब अगर L1 माइनस L2 का मॉडुलस क्या है, इसमें मैं xn माइनस कर दूँ, xn प्लस कर दूँ, तो देखो ये दो पार्ट बन गए अपने पास। फिर हम मॉडुलस की डेफिनेशन ये वाली लगा देते हैं, a प्लस बी का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। ये अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ xn माइनस L1 माइनस xn प्लस xn माइनस L2। मॉडुलस में माइनस साइन गायब हो जाता है, तो ये xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2, ये है एप्सिलॉन अपॉन 2, ये है एप्सिलॉन अपॉन 2, हाफ ऑफ मिलके 1, यानी कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, L1 माइनस L2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्रेरी स्मॉल है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये नियरली क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब L1 और L2 क्या है, इक्वल है। तो हम xn के दो लिमिट लेके चले थे, एक L1 एक L2, और फाइनली हमने क्या बता दिया, बोथ आर इक्वल, मीन्स दैट लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। तो एक थ्योरम ये खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है जिसे हम पॉजिटिविटी थ्योरम भी बोलते हैं, इफ xn इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट लिमिट xn इक्वल्स टू l देन l इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। ओके, देन क्या होगा, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कि लिमिट xn की क्या है, l है, और देन हमें लिमिट को पॉजिटिव बताना है। ठीक है, तो क्या गिवन है, लेट xn बी ए सीक्वेंस सच दैट xn जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हर एक टर्म रहेंगे उस सीक्वेंस की। और दूसरा क्या जूम कर लेते हैं, सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, l है। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहाँ से एक चीज़ ली कि जो हमें सीक्वेंस में x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, और इसकी लिमिट क्या है, l है। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो l है मीन्स दैट जो लिमिट है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका कंट्रेरी मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ऐसा पॉसिबल हो सके कि l जो है लेस देन क्या है, 0 है। अगर लेस देन 0 है इसका मतलब माइनस l ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हम अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं एक एप्सिलॉन है जो कि किसके इक्वल है, माइनस l के इक्वल है, और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो सारी बात समझ में आएगी कैसे। अब देखो सिंस लिमिट xn क्या है, l है, xn की लिमिट क्या है, l है ना,
तो एक्स एन की लिमिट अगर एल है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सिंपल सी लिमिट की डेफिनेशन हो गई। और लिमिट की डेफिनेशन को अगर एक्सपांड कर दो मॉडुलस को हटा के तो क्या आता है, एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हमने क्या अज्यूम किया, माइनस एल के इक्वल है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इधर देखो एल माइनस एल और ये एल प्लस एल, तो एल प्लस एल क्या हो गया 2l हो गया और एल माइनस एल क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब एल एल को हमने कैसा अज्यूम किया, लेस देन 0, मतलब एल नेगेटिव है तो 2l भी क्या होगा नेगेटिव होगा। मतलब एल अगर आप 5 मान लो माइनस का, तो ये माइनस का 10 इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन 0, मतलब ये पूरा का पूरा एक्शन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जबकि हमने एक्सएन को क्या अज्यूम किया, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है। और यहाँ पे जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर लिमिट नेगेटिव है तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है कि ये एक्सएन ही नेगेटिव है। इसका मतलब लिमिट क्या होगा, दैट इज एक्सएन इज नेगेटिव। और इसका मतलब क्या होगा, ये एक कंट्राडिक्शन आ गया। किसका कंट्राडिक्शन, कि एक्सएन नॉन नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था और एजम्पशंस वाज रॉन्ग, दैट मीन्स एल इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एल ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगा। ठीक है, तो यही मतलब कोई सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, तो इनका लिमिट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है, जिसे हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट है इफ सीक्वेंस एक्स एन एंड जेड एन ईच कन्वर्जेस टू लिमिट एल and if xn is less than yn is less than zn for every n belongs to n, then the sequence yn is also converges to l। ठीक है, आपके पास दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस xn है एक zn है। ठीक है, ये दो के दोनों सेम लिमिट पे एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं और xn और zn की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक तीसरा सीक्वेंस है। जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर और बीच में जो भी कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा ही वो जो बीच में रहता है सब कुछ, उसके जैसा अपने पास yn सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके बताना yn भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हमने तीन सीक्वेंस अज्यूम कर लिया xn, yn एंड zn, सच दैट कि yn जो है n की हर एक वैल्यू के लिए xn से ग्रेटर देन है और zn से लेस देन है। एंड अज्यूम कर लेते हैं xn का लिमिट और zn का लिमिट क्या है, l है। ठीक है, अब ऐसा है तो xn की लिमिट l है, तो फॉर ईच m1 देयर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 सच दैट xn माइनस l का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m1। ये रॉन्ग लिखा है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m1। ओके, इसका मतलब क्या होगा, L minus epsilon is less than xn is less than L plus epsilon for every n greater than or equals to m1। फिर Zn की लिमिट भी L है और Zn की लिमिट भी L है, तो इसका मतलब हमें फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m2 सो दैट मॉडुलस ऑफ Zn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m2। और इसी मॉडुलस को हटा के लिख दे तो L माइनस एप्सिलॉन माइनस लेस देन Zn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m2। अब m1 और m2 का मैक्सिमम अज्यूम कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन से xn इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू L माइनस एप्सिलॉन और लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और L माइनस Zn जो रहेगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू L माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन आर इक्वल्स टू L प्लस एप्सिलॉन रहेगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। ओके, m को हमने m1 m2 का मैक्सिमम मान लिया, और अगर मैक्सिमम मान लिया तो ऐसा मिल जाएगा फिर से कि सीक्वेंस xn जो है ये लेस देन yn इज लेस देन Zn है। अब सब में से क्या करते हैं, xn क्या है,
एक्स एन लेस देन है एल माइनस एप्सिलॉन से, तो ये लिख दिया। जेड एन क्या है, जेड एन लेस देन है एल प्लस एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब बीच के ये और ये इन दोनों को गायब कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन वाई एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिख दिया, तो वाई एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर। अब अगर सीक्वेंस एक्स एन टेंड करता है एल पे, तो हम लिखते हैं एक्स एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ पे वाई एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब वाई एन की लिमिट कौन है, एल है। यही तो हमें प्रूफ करके बताना था। ओके, तो अगर ऐसा कुछ रहता है कि एक्स एन इज लेस देन वाई एन इज लेस देन जेड एन, जहाँ पे एक्स एन भी एल पे टेंड करता है, जेड एन भी एल पे टेंड करता है, तो ये वाई एन भी कहाँ होता है, एल पे ही टेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ओके, तो ये थ्योरम भी हो गई अपनी ख़त्म। अब भाई देखो, अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो ये काम तो जरूर कर देना। नेक्स्ट, अभी ये थ्योरम आपके एग्जामिनेशन के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये बीटेक और बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। क्या है, लिमिट एक्स एन इज एल देन लिमिट मॉडुलस एक्स एन इज मॉडुलस एल। अगर एक्स एन की लिमिट एल है तो मॉडुलस एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, मॉडुलस एल होगी। सिंपल सी छोटी सी थ्योरम है। मान लो कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है, शो दैट कि इसका लिमिट क्या है, एल के इक्वल है। और लिमिट इसका एल के इक्वल है, तो लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। अब ये कंडीशन अपन अप्लाई कर देते हैं कि हमें ये पता है ये वाला रूल है ना, दो नंबर है ए और बी, इनके मॉडुलस का जो डिफरेंस होता है, उसका जो मॉडुलस होता है वो लेस देन ए माइनस बी के मॉडुलस से होता है। तो ये वाला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो मॉडुलस एक्स एन माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल। अब इसकी लिमिट क्या है अपने पास, एल है, तो इसकी भी लिमिट सॉरी ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन की लिमिट क्या आ जाएगी, एल के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाली कंडीशन, मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। अब ये मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है, पहले तो हम मोनोटोनिक समझ लेते क्या। तो देखो भाई, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, ये होता है कोई सीक्वेंस है आपके पास, ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि एक्स एन इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन, एक्स एन इज लेस देन एक्स एन प्लस वन, एक्स एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन, एक्स एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स एन। पहला दो होता है इसे बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बाद का दोनों होता है जिसे बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीज करे वैल्यू या तो डिक्रीज करे। ठीक है, ये मतलब हो गया। अगर हम मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को देखते हैं तो क्या कहता है ये कहता है कि इफ लिमिट एक्स एन इज एक्स, लिमिट वाई एन इज वाई and xn yn is greater than xn for every n belongs to n, then limit of yn is greater than limit of xn, means that y is greater than or equals to x। ठीक है, अगर सीक्वेंस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है तो इनकी लिमिट भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेंगी, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। तो हमने अज्यूम कर लिया एक्स एन और वाई एन कोई दो सीक्वेंस है सच दैट एक्स एन की लिमिट एक्स के इक्वल है, वाई एन की लिमिट वाई के इक्वल है। ठीक है, और वाई एन जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या है, एक्स एन से फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। अब यहीं से देखो स्टार्ट होती कहानी। वाई एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है एक्स एन से, तो एक्स एन को इधर लेके आ जाओ, तो वाई एन माइनस एक्स एन ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगा, किससे, एन सॉरी वाई एन माइनस एक्स एन ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगा जीरो से फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन।
अब ऐसा है तो हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर देते हैं जेड एन, जो कि वाई एन माइनस एक्स एन के इक्वल है, ठीक है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखो वाई एन जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एन है, इसका मतलब वाई एन माइनस एक्स एन क्या रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा ना। यहीं से देखो ये क्लियर है, और अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब जेड एन कैसा डिफाइन है, जेड एन डिफाइन है वाई एन माइनस एक्स एन से, तो इसका मतलब जेड एन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिविटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म पॉजिटिव है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव जेड एन की लिमिट पॉजिटिव, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन की लिमिट पॉजिटिव। ऐसा है तो इसका मतलब लिमिट ऑफ वाई एन माइनस लिमिट ऑफ एक्स एन इज पॉजिटिव। इसको इधर भेज दो तो लिमिट ऑफ वाई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन। वाई एन की लिमिट क्या है, वाई है, एक्स एन की लिमिट क्या है, एक्स है, इसका मतलब यही हमें प्रूफ करके बताना था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी कि अगर कोई सीक्वेंस ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है दूसरे सीक्वेंस से, ठीक है, कोई सीक्वेंस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है ना, वाई एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स एन, तो इनकी लिमिट्स भी जो होंगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होंगी आपस में, ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स। देन इसके आगे चलते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसे हम बाउंडेडनेस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड बट द कन्वर्स ऑफ दिस इज नीड नॉट बी ट्रू। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो तो भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को करते हैं प्रूफ भाई। तो मान लेते हैं एक सीक्वेंस एक्स एन है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये किस पे कन्वर्ज करती है ये भी एज्यूम कर लेते हैं, ये कन्वर्ज करती है एल पे, मतलब इसकी लिमिट एल हो गई। अगर ये इसकी लिमिट है, कन्वर्जेंट है ये, तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम पर्टिकुलरली एज्यूम कर लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1, तो इसका मतलब एक्स एन और एल का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस मॉडुलस ऑफ एल इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल, और ये लेस देन 1 होगा। और अगर ऐसा है तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन 1 होगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज लेस देन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एल होगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास हम यहाँ से ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई m कोई नंबर है जो कि मैक्सिमम है किसका, 1 प्लस मॉडुलस एल का, xn1 का, x2 का, एंड सो ऑन xm माइनस 1 का। अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर वन यहाँ से हम ये गेट करते हैं, ये रहेगा हमारे पास कि चूंकि ये मैक्सिमम नंबर है, ये m क्या मैक्सिमम है, तो xn का कोई भी सा भी मेंबर लो, हर एक मेंबर क्या होगा, लेस देन m रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या है, ये सुप्रीमम जैसा है, तो इससे हर एक वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। और अगर छोटी रहेगी तो इसका मतलब 1 प्लस मॉडुलस एल भी इससे लेस देन आर इक्वल टू रहेगा। और ऐसा रहेगा तो इसका मतलब हमारे पास xn है जो कि लेस देन है किससे, 1 प्लस एल से, और ये लेस देन है किससे, m से। इसका मतलब क्या हो गया कि m से भी छोटा कोई नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि xn स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है। इसका मतलब कैपिटल M इसका सुप्रीमम नहीं है। क्या हुआ, ये xn का हर एक सीक्वेंस क्या है, लेस देन m से है, ठीक है, लेस देन है
यहाँ से भी यही क्लियर हो रहा है। इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ एक्स एन है वो क्या है, m से छोटा है। मतलब m एक ऐसी वैल्यू है जिससे सीक्वेंस एक्स एन का कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एन जो है ये ग्रेटर देन है माइनस एम से और लेस देन है कैपिटल एम से। मतलब ये एक्स एन के लिए ये कोई फिक्स वैल्यू माइनस एम है और एक्स एन से बड़ी कोई वैल्यू फिक्स प्लस एम है। मतलब जो सीक्वेंस एक्स एन की वैल्यू रहेगी वो माइनस एम और प्लस एम के बीच में ही रहेगी, है ना। और माइनस एम क्या है, फिक्स वैल्यू, प्लस एम क्या है, फिक्स वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये माइनस एम से छोटा नहीं हो सकता, प्लस एम से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों तरफ बाउंड मिल गए। इसका मतलब सीक्वेंस एक्स एन कैसा रहेगा, बाउंडेड सीक्वेंस रहेगा। तो हम लेके चले थे कन्वर्जेंट, लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया, बाउंडेड। ओके, तो ये क्या हो गया, पार्ट हमारे थ्योरम का प्रूफ हो गया। लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट कैसे नहीं होता है, इसका कन्वर्स इसलिए करेक्ट नहीं होता है क्योंकि अगर आप एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लो, है ना, एक्स एन जो कि -1 की पावर n-1 है, मतलब -1 +1 -1 +1 ऐसी है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं रहेगी क्योंकि इसकी लिमिट यूनिक नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के ये यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि कोई भी सीक्वेंस है तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम हो गई प्रूफ। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम करेंगे डिस्कस। इसके आगे हमें मोनोटोनिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड थ्योरम करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। आज के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।